है और अब बात करेंगे क्रिकेट के मुकाबले को लेकर। एडिलेड टेस्ट में मजबूत स्थिति में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है। टीम इंडिया के सिर पर हार का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। टीम इंडिया के सिर पर इस वक्त हार का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर में तीसरे दिन का खेल जो है वो शुरू होगा। इंडिया ने 5 विकेट खोकर 128 रन बनाए हैं और भारत ने दूसरी पारी में अब तक 128 रन ही बनाए हैं। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 29 रन पीछे चल रही है। ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी के भरोसे टीम इस वक्त टिकी हुई है। एडिलेड टेस्ट में मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है। टीम इंडिया के सिर पर हार का खतरा मंडरा रहा है। थोड़ी ही देर में तीसरे दिन का खेल शुरू होगा और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए मौके को देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय टीम इस टेस्ट में हार सकती है। ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी के भरोसे पर टीम इंडिया है इस वक्त। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। टीम इंडिया के सिर पर इस वक्त हार का खतरा मंडरा रहा है। थोड़ी ही देर में तीसरे दिन का मुकाबला शुरू होगा। इंडिया ने 5 विकेट खोकर 128 रन जो है वो दूसरी पारी में बनाए हैं और जिस तरीके से इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं इसको देखते हुए लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मुकाबला जीत सकती है। भारत ने पहली पारी में जो है 180 रन बनाए थे। 180 रन पे भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। तो वहीं पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए थे और अब अगर दूसरी पारी को लेकर बात करें, दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 128 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। 29 रन अभी भी पीछे है भारतीय टीम और तीसरे दिन का मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा और देखना यहाँ पर ये रहेगा कि किस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म करती नजर आएगी और किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया के सामने रनों का पहाड़ खड़ा करती है और किस तरीके से उस पहाड़ को पार करेगी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो स्थिति इस वक्त दिख रही है उसको देखकर यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मजबूत स्थिति में और आसानी से मुकाबला जीत सकती है। तो इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे इस मुकाबले को लेकर। सर, सबसे पहले आपसे मैं यही बात करना चाहूंगा, जो इस वक्त स्थिति दिख रही है मुकाबले की, जहां 180 रन पर ढेर हो गई पहली पारी में इंडिया, उसी पिच पर उसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तो मैं कहूंगा कि हमारी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों फ्लॉप शो रहा। गेंदबाजी में प्लानिंग की कमी मैं कहूंगा, लेकिन बल्लेबाजी का फ्लॉप शो रहा पूरी तरह से। लेकिन साथ ही ये भी कहूंगा मैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजी है बहुत आला दर्जे की रही और उनके पास जो तीनों फ्रंट लाइन बॉलर है तीनों ही बहुत कारगर साबित हुए, जबकि हमारे यहाँ मोहम्मद सिराज और बुमराह अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि तीसरा बॉलर हमारे पास नहीं था। अगर कोई था भी तो हर्षित राणा बिल्कुल ऑफ कलर रहे। और जिस तरह पहले टेस्ट में उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था, खासकर पहली पारी में, यहाँ वो ट्रेविस हेड को भी उन्होंने मौके खूब दिए। यानी एक एक ओवर में 3-3, 4-4 चौके लगे उनके और लबुशेन ने भी उनकी गेंदों की अच्छी खासी धुनाई की और रही सही कसर जो हमारी बल्लेबाजी ने पूरी कर दी। जी मनोज जी, जिस तरीके से मुकाबला जब शुरू होने वाला था, इसी स्टूडियो से हम बातचीत कर रहे थे मुकाबले को लेकर, भारतीय बल्लेबाजी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजी को लेकर बात की जाए, विराट कोहली का फ्लॉप शो देखने को मिला। दूसरी ओर रोहित शर्मा को लेकर बात की जाए, पहली पारी में रोहित शर्मा का भी बल्ला जो है खामोश रहा। देखिए, रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और जो रिदम है उनकी रिदम से बिल्कुल दूर है। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप देखें या पिछली 10 पारियां देखें, उनकी 13 का उनका औसत था इस टेस्ट में भाग लेने से पहले। और यहाँ पर भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह ठीक है, दूसरी पारी में भाई गेंद बहुत अच्छी थी, नो डाउट। ऐसे ही गेंद पर उन्होंने जो है एशेज सीरीज में जो है विकेट चटकाए थे, बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, जिससे वो खेलना भी चाहते थे, लेकिन गेंद उनके टॉप एज जो होता है बल्लेबाज, जो विकेट के जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां वो गेंद लगी। बॉल बहुत अच्छी थी। शुभमन गिल को देखें आप, दोनों तरफ दोनों पारियों में अक्रॉस खेलते हुए आउट हुए, जबकि पहली पारी में बहुत अच्छी रिदम में दिखाई दे रहे थे। विराट कोहली को देखें, उनके लिए चौथा पांचवा स्टंप जो है बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। बार बार उनका एक ही तरीके से आउट होना, गेंद को छोड़ें या खेलें, इस पर भी थोड़ा सा दुविधा थी उनको, खासकर पहली पारी में। तो ये सब जो होता है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। और ये पिंक बॉल क्रिकेट ने जो हरकत की है, जो अपना कर्तव्य दिखाया है, मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर 11, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो मैच हुआ था भारत का, वो एक दिन तो बारिश में धुल गया था
और उसके बाद उतना अभ्यास हमें मिल नहीं पाया। कायदे से 4 दिन भारत को मिलते तो शायद और बेहतर परिणाम आते और हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते। जी। लेकिन यहाँ तो हमारी प्लानिंग भी बहुत गड़बड़ थी। अगर आप प्लानिंग की बात करें, ट्रेविस हेड जिन्होंने सेंचुरी बनाई, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो कि ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप गेंदों पर, ऑफ साइड पर खेलने की, हम आउट साइड दी ऑफ स्टंप चौथे पांचवें स्टंप पर ही उन्हें गेंदबाजी करते रहे, उनको उनकी स्ट्रेंथ पर ही खिलाते रहे। पहले दिन हम रिदम में नहीं थे क्योंकि हम गेंद पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जबकि फ्लड लाइट्स में विकेट चटकाने चाहिए थे भारत को, हम नहीं चटका पाए उस तरह से, और हम छठे सातवें स्टंप तक ही हमारी स्विंग होती रही गेंद, और गेंद बाहर की तरफ जाती रही। लेकिन दूसरी पारी में मैं कहूंगा कि जिस तरह से दूसरे दिन जिस तरह से ट्रेविस हेड खेले हैं, उनको मिडिल और लेग स्टंप पर अटैक करना चाहिए था। जब हम मिडिल और लेग स्टंप पर अटैक करने के लिए आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो ऑन साइड पर भी इतने जम चुके थे कि वो ऑन साइड पर भी खूब खेलने लगे। वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे, उन्होंने जिस तरह से ट्रेविस हेड के बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगाई थी अपनी शॉर्ट पिच बाउंसर से, वो बाउंसर भी गायब थी। तो मुझे लगता है यहाँ प्लानिंग की थोड़ी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको अवसर दे दिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के। जी। और वहीं ट्रेविस हेड, लेबुशेन और उससे पहले गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क, ये वाकई इस मैच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुए। और जो पिंक बॉल टेस्ट था पिछली बार, जहां 2.25 दिन में खेल खत्म हो गया था, बदस्तूर यहाँ भी वही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जी। मनोज जी, लेकिन अब इस बीच अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए, इस परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप बात जहां रोहित शर्मा को लेकर बार बार की जा रही है, रोहित शर्मा को तो क्लियरली ये कहा जा रहा है वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से बीच बीच में कुछ कुछ पारियों में रन बना दे रहे हैं, उससे कई बार ये लगता है कि विराट कोहली जो है फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन जब वो लगातार रनों से जूझते नजर आते हैं, बल्लेबाजी से जूझते नजर आते हैं, तब ऐसा लगता है कि विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। आप किस तरीके से विराट कोहली के फॉर्म को देख रहे हैं इस वक्त? उतार चढ़ाव से भरा हुआ प्रदर्शन, यही उनका एक जिस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि जी। पिछले मैच में आप सेंचुरी बनाते हैं, यहाँ दोनों पारियों में आप नहीं चल पाते। जी। मैं तो कहूंगा थोड़ा सा उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जहां अगर जैसी गेंदों पर वो आउट हो रहे हैं, उन गेंदों पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, और जो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट्स जो हैं, उस पर खास तौर पर ख्याल रखें। जैसे अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी किया, हमारे बहुत ज्यादा विकेट जो है डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं, जबकि उन्होंने जब नई गेंद ली थी, 8 रन प्रति ओवर की गति से उन्होंने रन बनाए, आउट होने की परवाह नहीं की। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी सोचकर आए थे कि वो बल्लेबाजी जब करेंगे, नई बॉल आएगी तो उस पर जी। प्रहार करेंगे, और ये एक अच्छी रणनीति उनके लिए साबित हुई। 8 रन प्रति ओवर की गति से रन बनना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हम रोकते रहे गेंद को, डिफेंस करते रहे, और डिफेंस में एजेस लगते रहे, क्योंकि उसका पूर्वानुमान हम नहीं लगा पाए। पिंक बॉल कितनी हरकत करेगी, कितनी सीधी रहेगी, उसका हमें अभ्यास की कमी साफ तौर पर दिखाई दी। और उसकी बड़ी वजह यह भी है ना कि हम भारत में पिंक बॉल से खेलते नहीं है। एक जी। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर खूब पिंक बॉल क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन उसके जी। अलावा नेशनल लेवल की कोई चैंपियनशिप या रणजी ट्रॉफी में भी 1 या 2 मैच हम लोग पिंक बॉल से रखें, या इस तरह से कुछ प्लानिंग करें। क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट में अब तक जितने भी मैच हमने खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा मैच है हमारा, और बिल्कुल जिसे कहते हैं वन साइडेड मैच रहा। और भारत में हमने मैच जरूर जीते हैं, लेकिन आपको विदेश में जाकर ओवरसीज कंडीशन में पिंक बॉल टेस्ट जीतने हैं, तो आपको अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास तभी होगा जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर, कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट में इसका अभ्यास करेंगे, नहीं तो ये पिंक बॉल ऐसे ही भारत के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनती रहेगी। मनोज जी, इसी पिच पर टारविस हेड ने 141 गेंदों पर 140 रन बनाए। जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, अपने आप में T20 या ODI की पारी लग रही थी। जिस तरीके से जी हाँ, भारतीय टीम ने परफॉर्म किया, उसको देखकर यही कहा जाए कि कमी जो है भारतीय टीम में ही रही है। पिच की, स्टेडियम की, एटमॉस्फेयर की, पिंक बॉल की कोई भी कमी नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पर पिंक बॉल नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेविस हेड के मामले में तो प्लानिंग की गड़बड़ी थी। वहां जी। पिंक बॉल तो देखिए बड़ा अंतर है ही है, वो तो हमें जी। मानना ही होगा। जी। क्या गेंदबाज भी उसके साथ शुरू में एडजस्ट नहीं कर पाए थे, और बल्लेबाजों में भी कितनी मूवमेंट होगी उसकी, और उसका अंदाजा नहीं लग पाया। हम गेंद को रोक रहे हैं और एजेस लग रहे हैं। रही बात ट्रेविस हेड की, आपने जो कही, उस पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर वो फंसते हैं, उनकी जी। स्ट्रेंथ नहीं है। हम उनको शॉर्ट पिच बॉल ही नहीं कर रहे थे। हमने मुश्किल से पूरे दिन भर में 3 से 4 उनको शॉर्ट पिच डिलीवरीज की हैं। बाउंसर्स पर वो हुक करते हैं, पुल करते हैं, उस प्रयास में वो कैच भी छोड़ते हैं, कैच भी आता है उनका, और वो एजेस भी लगते हैं। तो वो एक, मुझे लगता है, एक प्लानिंग की गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। 141, जैसा कि अभी आपने कहा, 141 गेंद पर 140 रन, बहुत आक्रामक धुआंधार पारी मैं कहूंगा इसे। और उससे जो है भारत से मैच दूर होता चला गया, और एक अच्छी विशाल बढ़त 157 रनों की बनाने में कामयाब रहा ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ जो है कम से कम
जितना पिंक बॉल क्रिकेट से आप मैचेस खेलेंगे, अभ्यास होगा आपका, उससे क्या होगा कि आप प्लानिंग भी सही कर सकते हैं। और आपने जिस तरीके से रोहित शर्मा क्योंकि अच्छी फॉर्म में गुजर नहीं रहे, इस समय अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आप कोई कप्तान अच्छी फॉर्म में नहीं होता, तो उसका असर उसकी कप्तानी में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो वो कुछ बिल्कुल। यहाँ भी देखने को मिला कि एक अच्छे खासे रणनीतिकार, क्योंकि बीच बीच में हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा गया ग्राउंड में मैच के दौरान, क्योंकि गौतम गंभीर जो है, जो कोच के तौर पर उन्होंने कुछ मैसेजेस भी भेजे उनको। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ी थी, जो अपनी उस रिदम को, कप्तानी की वो जो रिदम थी, मैं बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहा, कप्तानी की बात कर रहा हूँ, उसमें जी भी वो लैग करते हुए दिखाई दी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मनोज जी। आप मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से पिंक बॉल टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है और जिस तरीके से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, तीसरे दिन का मुकाबला कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। इस मुकाबले से क्या लगता है आपको, भारतीय टीम को क्या सीख लेनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को आगे के लिए तैयार करना चाहिए? लैक ऑफ प्रैक्टिस है जी, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। पिंक बॉल जी का मिजाज बिल्कुल अलग होता है, पिच के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, लेकिन पिंक बॉल से ढालना तो तब आएगा जब आपका पर्याप्त अभ्यास होगा। जी बस मैं तो यही कहूंगा कि आप पॉजिटिव्स ढूंढिए, आप इस मैच को भूल जाइए, पहले मैच को भूल जाइए, सोचिए कि अब 3 मैचों की सीरीज है, 2 मैच हो चुके हैं, एक एक चाहे 0-0 हो चाहे 1-1 हो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब गाबा ब्रिस्बेन में, क्योंकि अब तीसरा टेस्ट मैच भारत को खेलना है, इन कमजोरियों से सबक सीखना होगा, अक्रॉस खेलने से बचें, जैसे कि शुभमन गिल आउट हुए दोनों पारियों में, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट से बचें। और रोहित शर्मा तो खैर बैकफुट पर जाकर डिफेंस कर रहे थे, जी लेकिन जो डिफेंस है उसको हमें तलाशना होगा कि जो मूव होती गेंदें हैं, जो आप डिफेंस करने जाते हैं, तो वहां वो परेशानी का सबब बनती हैं। गाबा ब्रिस्बेन में तो उछाल भी बहुत ज्यादा है और पर्थ से भी ज्यादा उछाल माना जाता है। हालांकि पिछली बार हमने गाबा ब्रिस्बेन में गाबा का गुरूर तोड़ा था, लेकिन अब इस सिलसिले को बरकरार रखना है, तो आपको इन कमजोरियों से सीखना होगा। और भारतीय टीम बाउंस बैक करने में माहिर है। 3 दिन अभी इस मैच में है, और ये मैच क्योंकि जल्दी खत्म हो रहा है, तो 2 दिन आपको इसके भी मिल जाएंगे, 2 से ढाई दिन आपको इस मैच के भी मिल जाएंगे। यानी 5-5.5 दिन में आप जितना अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, खासकर बाउंसी ट्रैक का, उसके लिए तैयार आपको करना है, क्योंकि वहां पर उछाल लेती हुई पिचें हैं। और पिछले कामयाबी को दोहराना है अगर आपको, क्योंकि ब्रिस्बेन गाबा में हम जीते थे। तो मुझे लगता है कि इस मैच की जो कमजोरियां, जो मूवमेंट और डिफेंस, इन सब चीजों पर मैं समझता हूं गौतम गंभीर और स्पोर्ट्स स्टाफ जुटा हुआ होगा, और जरूर इस पर कोई ना कोई हल निकालेगा। जी मनोज जी, मैं पिंक बॉल के गणित को आपसे समझना चाहूंगा एक बार कि आखिर जो रेड बॉल टेस्ट खेला जाता है नॉर्मली, उसमें और पिंक बॉल टेस्ट में क्या अंतर है, क्या गेंद में अंतर है? जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि इस बॉल पे एक लेयर एक्स्ट्रा पॉलिश होती है, किस तरीके से ये पॉलिश होती है, क्या कुछ अलग होता है, किस तरीके से ये बॉल जो है बॉलर्स के लिए कह सकते हैं कि मददगार होती है, बैट्समैन के लिए किस तरीके से मददगार होती है मनोज जी? देखिए, जब फ्लड लाइट्स होती हैं यहाँ पर खेलना, पिंक बॉल क्रिकेट को बहुत बड़ी चुनौती होता है, और उस जी वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स को गेम को खिलाना चाहिए। वहां भी हमारी प्लानिंग गड़बड़ी हुई। वहां हमने जो पहले दिन फ्लड लाइट्स में जो हमें विकेट चटकाने चाहिए थे, वो हम विकेट नहीं चटका पाए, केवल एक ही विकेट चटका पाए। और वहां पर गेंदें हमारी जो है चौथे पांचवें स्टंप पर, जैसे कि हम रेड बॉल क्रिकेट में रखते हैं, और जी वहीं से आप इन स्विंग कराते हैं, वहीं से आप आउट स्विंग कराते हैं, लेकिन वहां आपकी गेंदें छठे सातवें स्टंप पर जाती गई। तो उससे जो है बल्लेबाज जो है वो नई गेंद हमने एक तरह से वेस्ट की, और वो छोड़ते चले गए। तो पिंक बॉल क्रिकेट का गणित यही है कि आप गेंद को ज्यादा से ज्यादा खिलाएं अपने सामने बल्लेबाज को, जिससे कि वो मजबूर हो और अपना विकेट दे। और उसके लिए आइडियल जो लाइन और लेंथ है, उस पर कंट्रोल करना होगा। और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मिडिल और लेग स्टंप की लाइन है, वहां पर आप गेंद को पिच करें, ताकि गेंद अगर मूव भी हो या कोण भी बनाए, कोई एंगल भी बनाए, तो वो गेंद चौथे या पांचवें स्टंप पर ही जाए, इससे बाहर ना जाए। उस ऐसी गेंदें खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो दूसरे दिन हालांकि भारत ने लाइन में अपनी काफी कंट्रोल किया, लेकिन बुमराह और सिराज अकेले पड़ गए। सिराज ने हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले सत्र में तो उनको विकेट नहीं मिले थे, लेकिन दूसरे सत्र में उन्होंने विकेट भी चटकाए। लेकिन तीसरा बॉलर जब नहीं होगा आपके पास, या होगा भी तो वो बेअसर साबित होगा। और बार बार बुमराह को और सिराज को वापस लाना, ये फिटनेस के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो लंबी सीरीज है, और इस सीरीज में फिट रहना कम से कम बुमराह और सिराज का बहुत जरूरी है। तो पिंक बॉल में जो मूवमेंट है गेंद की, वो एक बड़ी परेशानी का सबब बनी है भारत के लिए। बिल्कुल। मनोज जी, अगर प्लेइंग 11 को लेकर बात करें, किस तरीके से आप प्लेइंग 11 को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई कमी इस प्लेइंग 11 में रह गई, किसी और प्लेयर की जगह कोई और प्लेयर होना चाहिए था, तो ऐसी स्थितियां शायद ना होती?
मुझे लगता है कि भारत की जो एक परंपरागत सोच है, ट्रेडिशनल सोच है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। क्योंकि जी हर्षित राणा ने पहले मैच में बहुत प्रभावित किया था, अपनी इफेक्टिव गेंदबाजी की थी, खासकर पहली पारी में तो कई बार वो अनप्लेबल भी हुए और इसी ट्रेविस हेड को जिन्होंने सेंचुरी बनाई, उनको उन्होंने आउट भी किया। तो हमारी उनसे काफी उम्मीदें जग गई थी। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो पिंक बॉल क्रिकेट का मिजाज अलग होता है और पिंक बॉल क्रिकेट में आकाशदीप जो कि बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, वह तो बिहार के लेकिन बंगाल से खेलते हैं और बंगाल में उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट बहुत ज्यादा खेला है। जी तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ट्रेडिशनल सोच छोड़कर हमें उनकी जगह पर आकाशदीप को रखना चाहिए। आकाशदीप की हालिया फॉर्म भी काफी अच्छी थी और वो नई गेंद के फनकार हैं। जितना कामयाबी बुमराह को मिली है नई गेंद से, उतनी ही कामयाबी आकाशदीप को भी मिली है हालिया फॉर्म को देखते हुए। तो मुझे लगता है ये शायद एक रणनीतिक चूक रही जिसमें हम ट्रेडिशनल सोच की गिरफ्त में आ गए और हमने व्यवहारिक जो चीज थी, व्यवहारिक पक्ष था, उसको हमने नजरअंदाज किया, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से 5 विकेट भारतीय टीम गंवा चुकी है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से भारतीय टीम वापसी कर सकती है फिलहाल की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, जो पिच की कंडीशन है उसको देखते हुए? अति आशावादी जो दृष्टिकोण होता है, जी हम भारतीय आमतौर पर उसी की गिरफ्त में रहते हैं। क्या जी हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? एक प्लेयर कोई सेंचुरी बना लेगा, आप इससे जी ज्यादा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इन स्थितियों में आप ये कहें कि कोई डबल सेंचुरी बनाएगा, दूसरा जी सेंचुरी बनाएगा। मैं कहता हूं नीतीश रेड्डी और पंत ने अगर मान लीजिए किसी ने एक सेंचुरी भी बना दी, तो उससे भी क्या हो जाएगा? अभी तो आप बढ़त को जो है ना वो खत्म करने में लगे हुए हैं। अभी तो आपका टेक्निकली स्कोर 0 for 5 है। जब आपके 29 रन बन जाएंगे तो उसके बाद जो रन बनेगा वो पहला रन होगा भारत का। तो यहां से अगर एक सेंचुरी भी बन गई तो मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई आप हार से बच जाएंगे। यहां पर निश्चित हार के बादल मंडरा रहे हैं। बस आप अगला जो मैच है ब्रिस्बेन गाबा में, उस पर आप फोकस कीजिए कि इन कमियों से कैसे निजात पाना है। लेकिन हाँ, सरेंडर नहीं करना चाहिए, आपकी बात ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे भारतीय बल्लेबाज। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर 250 रनों की बढ़त बहुत जरूरी है। 200 रन की बढ़त तो कम से कम चाहिए आपको चौथी पारी में, और वो तभी बनेगी जब आप 400 का स्कोर बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो जनाब 125 के आसपास आपके जो है आधी टीम आउट हो चुकी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज, जी अब देखना बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि जब मुकाबले की शुरुआत होगी किस तरीके से भारतीय टीम बाउंस बैक करती है और किस तरीके से इस मुकाबले में वापसी करने का प्रयास करती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।